नमस्कार बच्चों। नमस्कार। दिखाई दे रहा है ना क्लीन एकदम? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो 2 मिनट में आपको जो हमने पढ़ा वो बताता हूँ, तब तक सब जो है क्लास ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मतलब समाज जब से शुरू किया तब से लेके, मैं एक बार फिर से फटाफट जो है आपको रिमाइंड कर देता हूँ। और बाद में हमारा जो लास्ट प्रकार एक पढ़ना बाकी है, मुख्य जो 6 प्रकार है समाज के, उसमें से लास्ट बाकी है द्वंद्व समाज। तो सबसे पहले जब हमने समाज शुरू किया तो मैंने आपको समाज की डेफिनेशन लिखवाई थी, जो सबको याद होनी चाहिए कि 2 शब्दों के मेल से जो नया एक शब्द बनता है उसे कहते हैं समाज। ये तो याद है ना सबको समाज की डेफिनेशन? यस सर। यस सर। इसके बाद मैंने आपको समाज के 6 भेद जो है, समाज के 6 प्रकार वो लिखवाए थे। तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, अव्ययीभाव समाज, बहुव्रीहि समाज और द्वंद्व समाज। ये 6 जो है उसके मुख्य प्रकार हैं। उसमें से सबसे पहला जो है तत्पुरुष समाज, उसकी डेफिनेशन ये है कि जिस समाज का दूसरा पद मुख्य हो उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। दूसरा जो है कर्मधारय समाज, जिस समाज का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं कर्मधारय समाज। तीसरा है द्विगु समाज, जिस समाज का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समाज कहते हैं। चौथा है अव्ययीभाव समाज, जिस समाज का पहला पद मुख्य तथा अव्ययी हो उसे अव्ययीभाव समाज कहते हैं। पांचवा है जो हमने लास्ट में पढ़ा था, बहुव्रीहि समाज, जिस समाज के दोनों पद गौण, पहला और दूसरा दोनों पद गौण तथा तीसरा पद मुख्य हो उसे बहुव्रीहि समाज कहते हैं। ये हुई 6 के 6 प्रकारों की डेफिनेशन, जो आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा कि ये समास कौन सा है। मतलब समास विग्रह करोगे या तो समस्त पद बनाओगे, बाद में जब समास का नाम लिखना पड़ेगा तो डेफिनेशन अगर दिमाग में होगी तो ही आपको इस चीज का पता चलेगा कि ये समास कौन सा है। समास विग्रह करना बड़ा इजी है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से समास विग्रह होता है। जिस तरह से समास विग्रह करोगे उसी तरह का समास का नाम जो है वो आपको लिखना है। कितना है दिमाग में जो मैं बोला वो? यस सर। यस सर। भूल नहीं गए ना 2-3 दिन में? ऐसा नहीं हुआ ना कि चलो 2-3 दिन हो गए अब भूल जाओ, क्योंकि ये पूरे साल याद रखना है, अगले मार्च तक। नहीं भूले सर। तो ठीक है, क्योंकि ये लंबा समय याद रहना चाहिए आपको, अगले मार्च तक याद रखना है, अपनी बोर्ड की एग्जाम तक, बहुत जरूरी है। और ये जब जब टेस्ट ली जाएगी तब तक तो ये रिवीजन होगा, इसका फिर से आपको ताजा हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन वो रिवीजन कहलाता है। और अभी जो कर रहे हैं वो पढ़ाई है, तो यहाँ एकदम डीपली जो है बड़ी गहराई से आपको मैं समझा रहा हूँ, एक एक उदाहरण जो है वो तो समझ लेना। अब जो हमारा लास्ट बाकी है वो यहाँ पर हम पूरा कर लेते हैं, बाद में आगे चर्चा करेंगे। अभी है छठा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पढ़ना तो आता है ना? ये क्या लिखा है? द्वंद्व समास। ये हमारा आखिरी जो है प्रकार है समास।
चलो लिखो उसकी डेफिनेशन, बाद में उसके उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है मैं करवाऊंगा। लिखो। रबुक और पेन है ना पास में, कि ऐसे ही बैठ गए हो? है सर नोटबुक पर। है सर। कोई बात नहीं, चलो लिखो द्वंद्व समास की डेफिनेशन। जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद मुख्य हो, उसमें क्या था? बहुब्रीहि समास में क्या था? पहला पद मुख्य हो, तीसरा पद मुख्य होता है। तीसरा पद मुख्य हो होते हैं और है ना तीसरा पद बराबर। मुख्य। हाँ, लेकिन ऐसा था ना कि दोनों पद गौण हो, यहाँ पर गौण नहीं है, यहाँ पर दोनों मुख्य है। गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बीच में बताया। इसकी डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना। इसमें दोनों मुख्य है, उसमें दोनों गौण थे। लिखो चलो द्वंद्व की। जिस समास के दोनों पद मुख्य हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस समास के दोनों पद मुख्य हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहला और दूसरा दोनों मुख्य है, कोई गौण नहीं है, कॉमन नहीं है, दोनों मेन है, दोनों मुख्य है। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या लिखा? माता पिता, रात दिन, बराबर, सुख दुख, बराबर। भाई बहन। बराबर है। अब देखो सबके बीच में ये जो छोटा छोटा चिन्ह है उसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। हाँ हाँ, तो जिस जहां जहां पर आपको योजक चिन्ह दिखे तो समझ लेना 99% वो द्वंद्व समास है। ये एक पहली निशानी है द्वंद्व समास की। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन 99% जो है जहां दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अब मान लो मुझे इसका समास विग्रह करना है माता पिता का, क्या होगा? माता और माता और पिता। माता और पिता। बराबर, रात और बराबर दिन। है। हाँ, अब ये जो योजक है बीच बीच में, योजक को निकालकर वहां पर आप और लगा देते हो बीच में, तो वो हो गया आपका समास विग्रह। सिर्फ और सिर्फ और ही आता है इसके अंदर और कुछ नहीं आता। माता और पिता, रात और दिन, सुख और दुख, भाई और बहन, चाचा और चाची, मामा और मामी, मोटा और पतला, ये जो है ना ये सब के सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है जिसके बीच में और आता है। जब वो समस्त पद होगा तो बीच में योजक होगा, लेकिन जब उसे समास विग्रह कर दिया जाएगा तो योजक चिन्ह उड़ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा और तो वो हो गया द्वंद्व समास। तब देखो ये जो है सब पहले पद है, ये जो है वो दूसरे पद है। तो डेफिनेशन हमारी द्वंद्व समास की ये है कि जिस समास के दोनों पद मुख्य हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप देख लो, पहला पद यहाँ पर है माता, दूसरा पद यहाँ पर है पिता। तो आप माता और पिता, आप ऐसा कह सकते हो कि माता मुख्य है, पिता तो गौण है, ऐसा कहोगे आप? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, दोनों मुख्य ही है। भाई बहन कहो दोनों मुख्य ही है, दादा दादी कहो दोनों मुख्य ही है,
रात दिन तो हम दोनों मुख्य ही है, रात भी जरूरी है, दिन भी जरूरी है दुनिया चलाने के लिए। सुख भी मुख्य है, दुख भी मुख्य है। दुख आएगा और जब दुख चला जाएगा तभी आपको सुख का एहसास होगा। दुख नहीं होता तो सुख का एहसास होता ही नहीं। जब दुख आता है और दुख बाद में चला जाता है तो आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि सुख का एहसास होता है। लेकिन अगर दुख होता ही नहीं तो सुख क्या है लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए सुख दुख दोनों मुख्य है, भाई बहन दोनों मुख्य है, रात दिन दोनों मुख्य है, माता पिता दोनों मुख्य है। जहां जहां पहला पद और दूसरा पद दोनों मुख्य दिखे तो वो कौन सा समास है? द्वंद्व। द्वंद्व बराबर। समास। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, समास विग्रह करते समय बीच का जो छोटा सा योजक चिन्ह है वो निकल जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा और, यानी माता और पिता, रात और दिन, इस तरह से। आ गया समझ में? द्वंद्व समास बड़ा इजी है। यस सर। आया ना सबको समझ में कि किसी को कोई डाउट है द्वंद्व समास के अंदर? क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। अब देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल अव्ययी भाव समास के अंदर दिया था, लास्ट में आपको समझाया था। कौन सा था? रातों रात। बराबर, याद तो है। चलो, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें भी बीच में जो है वो क्या आ रहा था? योजक चिन्ह। हाँ, तो अब ये द्वंद्व समास है जिसमें भी बीच में योजक चिन्ह है, और ये अव्ययी भाव समास है, इसमें भी बीच में योजक चिन्ह है। तो अब फर्क क्या है दोनों में? मान लो अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको पता है कि ये अव्ययी भाव है और ये द्वंद्व है। जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि समास विग्रह करके समास का नाम बताएं, तो कैसे पता चलेगा? आप ये बीच में योजक चिन्ह देख के यही समझ लोगे कि ये तो द्वंद्व समास है, लिख दो। फर्क क्या है दोनों में? इसमें पहला शब्द मुख्य नहीं है। हाँ सर, वही। फर्क समझ में आ रहा है इसमें ना? पहला शब्द मुख्य और उसमें दोनों मुख्य। बराबर है। आपको इतना तो समझ में आ ही जाता है कि यहाँ पर द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद जो है डेफिनेशन के मुताबिक दोनों पद मुख्य है, लेकिन यहाँ पर दोनों पद मुख्य नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है वो दोनों इनकी तरह अलग नहीं है, यहाँ सेम टू सेम है। रात और रात, यहाँ तो ये अव्यय है, पहला पद अव्यय है, जो दूसरा पद रात है उसके बारे में बताता है। रातों रात मतलब रात ही रात में, यानी दोनों एक जैसे ही शब्द है, दोनों जो है एक जैसे ही है। यहाँ दोनों एक जैसे नहीं है, यहाँ दोनों अलग अलग है और दोनों मुख्य भी है। अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों मुख्य है। यहाँ दोनों मुख्य नहीं है, यहाँ सिर्फ पहला पद मुख्य है और अव्यय है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। योजक बीच में देखकर आप द्वंद्व में इसको घुसा मत देना, मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। 99% जहाँ बीच में योजक आता है वो सबके सब द्वंद्व समास ही होते हैं। लेकिन मान लो कहीं ऐसा आ गया तो फिर ध्यान देके समझ के कि दोनों पद मुख्य है नहीं है, बीच में और लगता है नहीं लगता है, वो देख के लिखना। यहाँ बीच में और लगेगा नहीं लगेगा, और लगाओगे तो भी क्या होगा उसका अर्थ? रातों और रात, यानी दोनों एक ही बोला गया है, दोनों तरफ रात रात ही है, तो दोनों पद जो है वो अलग नहीं है। यहाँ दोनों अलग है, माता भी अलग है, पिता भी अलग है, रात भी अलग है, दिन भी अलग है, वैसा यहाँ पर नहीं है, तो ये द्वंद्व नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, अब जो है हमने 6 प्रकार पढ़ लिए समास के। मेन जो 6 प्रकार है वो हमने पढ़ लिया, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ये 6 के 6 पढ़ लिए। अब 6 प्रकार में किसी को कोई डाउट है?
क्योंकि सेम चीजें तो कुछ भी है नहीं, और जो सेम था दो दो में आ रहा था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। किसी को कोई डाउट है इसमें? समास के मेन 6 प्रकार में किसी को कोई डाउट है या नहीं? No doubt, sir. तू एक बोली, बाकी तो कोई बोला नहीं। No doubt, मतलब sir. doubt है? Sir, clear. कोई नो डाउट सर। हाँ तो ऐसे बोलो, पता चले। चलो, तो अब ये जो 6 प्रकार हमने सीखे समाज के, अब आपको कोई डाउट तो है नहीं, आप पूरे क्लियर हो। अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिखूंगा, आपको उसका समास विग्रह करके समास का नाम जो है वो बताना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको वो बताना है कि वो कौन सा समास है और उसका समास विग्रह किस तरह से होता है, इतना बताना है। जब ये 2, 4, 5 एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे तत्पुरुष समास के 7 प्रकार की ओर, जो हमें पढ़ने बाकी है। तत्पुरुष के 7 प्रकार जो है वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल जो है वो आपको पूछता हूँ, बाद में आपको जो है वो मुझे बताना है समास विग्रह करके, समास का नाम बता के। क्या लिखा? देश निकालो। देश निकाला। बराबर। देश निकाला। इसका मुझे समास विग्रह करके समास का नाम चाहिए, कौन सा समास है। पहले समास विग्रह करना है, बाद में समास का नाम बताना है। कौन बताएगा? देश से निकाला। कौन सा समास? तत्पुरुष। 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 क्या है? तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या है? उसका पहला पद दूसरा पद जिसका दूसरा पद मुख्य हो। दूसरा पद बराबर है। एक कह रहा है पहला पद और बाकी कह रहे हैं दूसरा पद। आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई, मैंने आपको कहा याद रखना, दिमाग में रखनी है। जिस समास का दूसरा पद मुख्य हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द है, देश और निकाला। यहाँ पर ये निकाला जो है वो दूसरा पद मुख्य है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा देश से निकाला। कहाँ से निकाला? देश से। देश जो है, देश से वो निकाल दिया, यानी देश से निकाला, ये इसका समास विग्रह है। और निकालना जो है वो मेन बात होती है, दूसरा पद मुख्य है, इसलिए तत्पुरुष समास है। समझ में आया? यहाँ पर देश जो है वो साइड में रह गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है मेन जो है वो ये है, निकालना। निकालना जो है वो मेन है, देश से उसको निकाल दिया, तो निकालना मेन होता है, इसलिए दूसरा पद मेन है। देश से निकाला, तत्पुरुष समास। आया समझ में? तो देश से निकल तो फिर वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्या बेटा? देश से जिसको निकाल दिया तो वो कर्मधारय समास होगा। कहाँ से होगा, कैसे होगा? मुझे समझाओ तो। आज मुझे तुझसे समझना है, समझा तो कैसे कर्मधारय होगा? सर उसमें ऐसा होता है ना कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। तो इसमें ये पहला पद विशेषण था, देश जो है वो विशेषण था। मैं बोला काली मिर्च, मैं बोला काली मिर्च। अब मिर्च के बारे में मैंने कहा कि वो काली है, तो उसका
विशेषण है और मिर्च खुद विशेष्य है। यहाँ पर निकालना विशेष्य है, देश विशेषण है, दिखता है कहीं पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। तो कहाँ से डाउट पैदा हुआ कि ये कर्मधारय है? दूसरे भी जवाब दे सकते हो इसका। इसमें देश विशेषण था, निकालना विशेष्य है। नो सर। नो सर। निकालना तो क्रिया है, निकालना तो क्रिया है। मैंने तुझे क्लास में से निकाल दिया, निकालना क्या है? क्रिया है, वो विशेष्य थोड़ी है। और देश कोई विशेषण थोड़ी है। तो कहां से कर्मधारय हुआ? यस आया समझ में कि नहीं? सर, आ गया। तो फिर ऐसे सवाल जब आप पूछते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान देकर जो है तत्पुरुष को पढ़ा नहीं है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि भाई ये देश निकाला जो है इसमें ना कोई विशेषण है ना कोई विशेष्य है। तो फिर कर्मधारय में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो अब दूसरा, ये क्या लिखा है? शिव शंकर। कौन सा समास है? समास विधेय करके समास का नाम बताओ तो। अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास। कैसे? शिव और कैसे? शंकर। द्वंद्व समास होगा। सर बहुव्रीहि समास। कैसे? मुझे ये बताओ कैसे? आप जो बोल तो रहे हो, आप एक एक करके छह के छह समाज के नाम बोल जाओगे। शिव और शंकर द्वंद्व शिव और समास। शंकर ऐसा होगा। ऐसा? सर दोनों दोनों अलग गौण अलग है, है? मतलब कॉमन है, इसीलिए जो बहुव्रीहि। अच्छा, बहुरी। शिव और शंकर वाले पहले आ जाओ मेरे सामने। शिव और शंकर दोनों अलग है? नो सर, दोनों से। तो फिर तो द्वंद्व कैसे कहा आपने? अब वो बहुरी वाले आ जाओ। चलो, कैसे बहुरी? जवाब दो भाई, बहुरी समास वाले। सर दोनों नाम कॉमन लग रहे हैं। सर अव्ययी भाव। कैसे? अभी भाव वाला बोलो। चलो कैसे? सर इसमें शिव पहला पद है ना, वो मुख्य है। मुख्य ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मुख्य है तो मैं तो कहूँ चलो दूसरा मुख्य है तो तत्पुरुष है। मैं ऐसा कह रहा हूँ। चलो भाइयों और बहनों, ये मोदी साहब की तरह मुझे बोलना पड़ रहा है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया तो आप सोच में पड़ गए। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा। उस दिन आपने मेरे नाम का किसी ने पूछा था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे ही। तो ये समास हो गया मेरा नाम। नो सर। नो सर। तो वही चीज जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कंफ्यूजन वाला कुछ भी जो है वो बोर्ड कभी पूछता नहीं है। एक बात याद रखना, बोर्ड कभी इस तरह के सवाल जो है, एग्जाम्पल जो है वो आपको पूछेंगे नहीं। बोर्ड का जो भी पूछने वाली चीजें होंगी, उनके एग्जाम्पल होंगे,
वो एकदम क्लियर कट होंगे, जिससे आपको तुरंत पता चलेगा कि इसका दूसरा पद मुख्य है, कि पहला विशेषण दूसरा विशिष्ट है, कि पहला संख्यावाची है, कि पहला अव्यय और मुख्य है, कि दोनों गौण है, तीसरा मुख्य है, कि दोनों मुख्य है। ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर सामने नजर आएगी। ऐसे कोई एग्जाम्पल जो है वो बोर्ड आपको पूछेगा नहीं, और ये कोई एग्जाम्पल है भी नहीं, समझ लो। ये आपको पता चले कि किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह से उसका समास विग्रह करना है। जब समास विग्रह कर रहे हैं तो सारी चीजें गलत हो रही हैं, जब उसका समस्त पद बना रहे हैं तो भी गलत लग रहा है, जब उसका पहला दूसरा हम चेक कर रहे हैं मुख्य है नहीं है तो भी सब गलत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है वो समास के अंदर आती नहीं है। जो समास के अंदर आएगी, जो समास होगा, उसमें आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है और उसका समास विग्रह कैसे होता है। अब देखो, अब मैं जो एग्जाम्पल आपको पूछूंगा आपको तुरंत जो है लाइट हो जाएगी कि ये है क्या। यहाँ पे मैं सरनेम जो है वो लिख रहा हूं। क्या लिखा? त्रिवेदी। 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 बराबर। अब इसका समास विग्रह करके मुझे समास का नाम लिखना है, क्या होगा? द्विगु समास। समास का नाम द्विगु द्विगु समास और 3 वेदों का और समूह। यस सर। बराबर है। क्यों? आपको पता चल गया कि यहाँ पर पहला पद जो है स्त्री, उसका मतलब होता है 3, और त्रिवेदी वेद जो है 4 वेद होते हैं, यहाँ पर त्रिवेदी। तो सरनेम होती है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। आपने सारी सरनेम सुनी होगी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपको पहला जब संख्यावाची विशेषण आया तो क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर त्रि का मतलब 3 होता है, यानी पहला जो पद है वो नंबर आंकड़ा दिखा रहा है, मतलब द्विगु समास है। हो गया क्लियर? 3 वेद का समूह। यस सर। यस सर। क्या लिखा? आजीवन। 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 हाँ, इसका समास विग्रह करके, इसका समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। सर तत्पुरुष। अव्ययी भाव। बोलते जाओ, बोलते जाओ। अव्यय भाव। अव्ययी बाद भाव में क्योंकि मैं उसका सबको- पूरा वो समास विग्रह होगा जीवन भर। बराबर है। आजीवन का समास विग्रह होगा जीवन भर। आजीवन यानी पूरा जीवन, जीवन भर। समास विग्रह इसका होगा जीवन भर। अब यहाँ मैंने ये दो जो है पहला पद और दूसरा पद अलग कर दिया। आजीवन का मतलब समास विग्रह हुआ जीवन भर। अब यहाँ पर सिर्फ जीवन लिखा था, तो कितना जीवन, थोड़ा ज्यादा, पूरा कम, पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये परिवर्तित न होने वाला लगा अव्यय आ, और शब्द बन गया आजीवन, यानी पूरे शब्द का मतलब पता चल गया। आजीवन मतलब जीवन भर, यानी पहला पद मुख्य तथा अव्यय, इसलिए अव्ययी भाव समास। दे दिए मैम को, ग्रुप में भेजे मैंने यूटी के, वो नहीं है अभी, वो अभी नहीं है। कॉम्बाइन ही है, मैंने देख लिया। प्रीलिम 1। हाँ, वो बोर्ड का जो था ना वही दिया था सर ने। और मेरे में तो मार्क्स लिस्ट में तो सब अलग अलग लिखे हुए हैं। 20 40 में से आए 27 20। वो अभी रहने दो, अभी जो आपको मिला ना UT3 घर पे वो लिख लो। UT1 2 बाकी है।
या तो वो मैं मैम को बोलूंगा, वो पेपर शेयर कर देंगे 1 KB 2 KB, जिसका जो बाकी है वो लिख लेना। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ, एक मिनट। दिखाओ। यस सर। दिख गया ना? यस सर। यस सर। ये कुछ एग्जाम्पल जो है मैंने आपको इसलिए पूछे थे ताकि आपको तुरंत वो समझ में आए कि किस तरह से ये क्या है, कैसे समास विग्रह होता है, कैसे समास का नाम बताना है। इसलिए अभी प्रैक्टिस बहुत बाकी है, बाद में करनी पड़ेगी सारे एग्जाम्पल की, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें करना है वो है तत्पुरुष समास के 7 प्रकार। तत्पुरुष तो है ही, इसलिए सब में क्या होगा, तत्पुरुष तो है तो सब में होगा क्या, उत्तर पद मुख्य होगा। बराबर है। दूसरा पद जो है, दूसरा पद मुख्य। हाँ, दूसरा पद जो है वो मुख्य होगा सब में, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। तो तत्पुरुष के प्रकार पढ़ रहे हैं, मतलब वो तत्पुरुष तो है ही, इसलिए दूसरा पद ही मुख्य होगा 7 के 7 में। लेकिन फिर भी उसमें क्या अंतर है, कैसे देखना है, वो हम अभी जो है तत्पुरुष के 7 प्रकार पढ़ेंगे, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम से पहचानना है, एग्जाम्पल से समझना है। रेडी हो तो मैं शुरू करता हूँ तत्पुरुष के 7 प्रकार। यस सर, रेडी। यस सर, रेडी। चलो, अब सबसे पहले आप अपनी रफ बुक के अंदर लिखना तत्पुरुष समास के प्रकार। लिख लो, रेडी, तत्पुरुष समास के प्रकार। फिर मैं यहाँ प्रकार लिख रहा हूँ, आप अपना हेडिंग लिख लो बुक के अंदर, तत्पुरुष समास के प्रकार। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे 2 डैश कर रहा हूँ। आप पूरा लिखना, आपको लिखना जरूरी है। भले अभी रफ बुक में लिख रहे हो तो ऐसा मेरी तरह चलेगा, लेकिन जब फेयर बुक के अंदर आप लिखो तब आपको पूरा नाम लिखना है, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखो, यहाँ पर मैंने 7 प्रकार लिखे हैं जो तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। सबसे पहला है
कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है अधिकरण तत्पुरुष समास, चौथा है संप्रदान तत्पुरुष समास, पांचवा है अपादान तत्पुरुष समास, छठा है संबंध तत्पुरुष समास और सातवां है लास्ट नज तत्पुरुष समास। लिख लो पहले, बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लो तो बोलना कि लिख लिया। लिख लिया सर। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? लिख लिया सर। यस सर। यस सर, लिख लिया। ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तत्पुरुष समास है। मैंने आपको बताया सब में दूसरा ही पद मुख्य होगा, फिर भी इनको आपको पहचानना है क्योंकि ये अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे नाम है वैसे गुण है, क्योंकि ये कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, नज तत्पुरुष, ये सब नाम जो है वो आपने पहले सुने हैं जब आप कारक पढ़े थे, क्योंकि ये कारक के ही नाम है। पढ़े हो ना कारक? यस सर। यस सर। 8 में पढ़े होंगे, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कारक। कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, 8 प्रकार है कारक के। पढ़े हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर आप ये कारक पढ़े हो तो सीधी बात है कि आपको कारकों के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसलिए ये समझने में बड़ा इजी रहेगा। अगर जिन्होंने कारक नहीं पढ़ा, नहीं समझे, उनको पता ही नहीं है कारक क्या है, तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत लगेगी, लेकिन याद रखोगे, ध्यान दोगे तो बड़ा आसान रहेगा समझने में भी। बाकी जिन्होंने तो कारक पढ़ा है, कारक को समझा है, उसको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, उनके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा रास्ता। चलो, यहाँ पहले मैं सबसे पहले आपको नाम की तरह जो उसके गुण है वो पहले बता देता हूँ, याद रख लेना। और साथ में वो कारक जो है, कौन से कारक यहाँ पर इसके अंदर प्रयोग होते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर मैं पीछे लिखता जा रहा हूँ, वो भी लिखते जाना। साथ में मैं नाम जैसे गुण भी बता रहा हूँ और उसमें जो प्रयुक्त होने वाले कारक हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास वो तो सबके पीछे आएगा। यहाँ पर नाम आया कर्म। कर्म मतलब क्या? काम। बराबर है, कोई भी कार्य, काम। कर्म का मतलब होता है कोई भी कार्य। तो यहाँ पर ये जो कर्म तत्पुरुष समास है, इसके अंदर आपको कार्य दिखेगा, कर्म दिखेगा, कर्म क्रिया दिखेगी। समझ में आया? इसके अंदर कर्म जो है वो दिखेगा आपको। यहाँ पर ये जो है कर्म तत्पुरुष समास, उसके अंदर कारक आएगा को। क्या आएगा? को। हाँ, लिखते जाना पीछे, जो मैंने लिखवाया उनके पीछे ऐसे ब्रैकेट में लिखते जाना कि कर्म तत्पुरुष समास है तो उसमें कारक का प्रयोग होगा को जो है उसका प्रयोग होगा। अब ये जो है दूसरा करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब क्या होता है?
देखो बीच में फोन आ गया था। देखो मैं ये आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ये जो है करण तत्पुरुष समास, करण का मतलब होता है कारण, करण मतलब कारण, रीजन। करण का मतलब क्या होता है? कारण, कारण यानी कि रीजन। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है इसके अंदर, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा, रीजन होगा। नहीं हो रहा तो है। जो पिन ब्लर सर हो गए क्लियर, सर हो गई, हाँ, क्लियर हो गई। कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पर जो है करण तत्पुरुष समास, करण का मतलब होता है कारण, रीजन। यानी जो कार्य होगा उसका कारण क्या, रीजन क्या। तो यहाँ पर साधन या माध्यम, वो है करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब होता है कारण, साधन या माध्यम। मतलब मैं कोई क्रिया कर रहा हूं, मान लो अभी मैं लिख रहा हूं, तो मेरे लिखने का साधन क्या है? कलम। बराबर है, चौक है, चौक है। समझ में आया? मेरा लिखने का जो है यहाँ पर साधन कहो तो ये मेरे पास चौक है, चौक से मैं लिख रहा हूं। तो ये हुआ करण तत्पुरुष समास, जिसके अंदर जो है कारण होता है, माध्यम या साधन, वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर कारक का प्रयोग जो है वो करण तत्पुरुष के अंदर आएगा से या तो द्वारा। दो चीजें आएंगी, या तो से आएगा या तो द्वारा। लिखना आता है ना द्वारा, मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर दिखे नहीं तो यहाँ लिख रहा हूं, देखो। या तो से आएगा या तो द्वारा। आया समझ में? एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले नाम जैसे गुण और उसके अंदर आने वाले कारक, ये समझ लेना जरूरी है। बाद में अपने आप एग्जाम्पल में फटाफट समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। चलो, तीसरा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का मतलब होता है कोई अवसर जो है, अवसर, प्रसंग, चाहे वो शादी हो, चाहे वो किसी का मृत्यु हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, तो यहाँ पर अधिकरण जो है वो स्थान या तो अवसर, ये दो चीजें दिखाता है, स्थान या तो अवसर। अधिकरण जो है उसका मतलब होता है जो वो कारण हो रहा है, जिस कारण हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, स्थान या तो वो कोई अवसर, प्रसंग है, वो ये दिखाता है अधिकरण। इसलिए इसके अंदर जो है वो कारक का प्रयोग होगा मैं, पर। क्या क्या आएगा कारक में? मैं पर। किसी किसी को तो आता भी होगा कारक के अंदर कि कर्म को करण से आता है ना, आता है। बोलते थे ना, के द्वारा संप्रदान के संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होना, संबंध का की के री रे, अधिकरण में पर संबोधन हेयर है। बराबर है, वेरी गुड। यही चीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अगर आपको याद है तो फिर बढ़िया हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अधिकरण जो है उसके अंदर ये जो है मैं और पर, ये जो है ना अधिकरण, वो समय, स्थान और अवसर दिखाता है। समय भी बताता है, स्थान भी बताता है, या तो कोई अवसर, प्रसंग बताता है, वो है अधिकरण। लेकिन उसमें कारक आता है मैं और पर। इसके बाद जो है वो है संप्रदान। अब नाम जैसी गुण है संप्रदान। प्रदान करना मतलब क्या होता है? देना। देना। किसी के लिए आप करते हो या किसी को कुछ देते हो, वो है प्रदान करना। तो यहाँ नाम जैसे ही गुण है संप्रदान।
संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर ऐसी चीजें आएगी जो आप किसी के लिए कुछ कर रहे होंगे या तो किसी को कुछ दे रहे होंगे, प्रदान कर रहे होंगे, वो आएगा संप्रदान में। इसलिए इसके अंदर कारक का प्रयोग होगा के लिए। क्या होगा? के लिए। जैसे मैं ऐसा कहूं, मैं ऐसा वाक्य बोल रहा हूं, मैं माताजी के लिए चद्दर लेकर आया। मैं माताजी के लिए चद्दर लेकर आया, तो मैं किसके लिए लाया? माताजी के लिए। हाँ, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो भी बीच में कारक वही आ रहा है, और आप जवाब दे रहे हो तो भी बीच में कारक वही आ रहा है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं किसके लिए लाया, तो भी मैंने पूछा तो भी के लिए आया, और आप बताओगे तो भी के लिए आएगा। बताओ किसके लिए लाया? माता के लिए। माता जी माता। तो दोनों साइड जो है वो ये कारक जो है वो आता है। मैं मान लो आपको ये अधिकरण के बारे में बताऊं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि दूध में मक्खी गिरी। अब मैं आपको पूछ रहा हूं किस में मक्खी गिरी, तो भी मैं आएगा। देखो दूध में। अब आप जवाब दिया आपने तो भी उसके अंदर क्या आया? में आया ना। अब देखो इसका मैं कह रहा हूं, मैं वाक्य बोला छत पर बंदर बैठा है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि बंदर किस पर बैठा है? छत पर। पेड़ पर। समझ में आ गया? तो ये कारक जो है वो उसी का काम कर रहे हैं कि जब मैं पूछता हूं आप जवाब देते हो तो इन कारकों को बीच में लगाना जरूरी है, और जहां जहां ऐसे कारक का प्रयोग होता है उस तरह से आपको ये काम का और नाम का दोनों का पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आया अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का मतलब होता है दूरी, तुलना और डर। दूरी मतलब डिस्टेंस, तुलना मतलब कंपैरिजन, डर आप जानते ही हो। तो ये दूरी, तुलना, डर जो है वो आएगा अपादान के अंदर। लेकिन अपादान में एक लोचा ये होगा कि अपादान में कारक जो है वो आएगा से। तो अब से अपादान में भी आता है और से करण में भी आता है। तो यहाँ पर दोनों में से आने से समास विग्रह करोगे तो दोनों में बीच में से आएगा, दोनों में बीच में से आएगा। तो वहां पर ध्यान देना जरूरी है। वो कब ध्यान देना पड़ेगा? जब हम एक एक को समझेंगे, समास विग्रह करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तब आपको ये ध्यान में रखने वाली बात आ गई कि करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है। तो एग्जाम्पल में कैसे पता चलेगा कि ये करण तत्पुरुष समास है कि अपादान तत्पुरुष समास है? वो हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास। संबंध मतलब अपने आपस में जो संबंध होते हैं, जैसे मेरा और आपका क्या संबंध है? गुरु शिष्य का। कोई किसी का माँ बेटे का संबंध होता है, बेटे बाप का संबंध होता है, दोस्त का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है। तो ये जो संबंध है वो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ये तीन आएगा, का, के, की। कारक आएंगे तीन इसके अंदर, का, के, की। ये तीन आएंगे कारक संबंध तत्पुरुष समास के अंदर। याद रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। का, के, की, ये है संबंध तत्पुरुष समास। इसके अंदर कारक तीन आएंगे, का, के, की। इसके बाद ये जो है लास्ट नज तत्पुरुष समास, जो कारक का प्रकार नहीं था। आपने 8 कारक पढ़े, उसमें ये नहीं आता, ये अलग है। नज तत्पुरुष समास। अब नज का मतलब होता है ना। क्या होता है नज का मतलब? नज का मतलब क्या होता है? ना। हाँ, हम, यानी मैं,
नज का मतलब होता है ना। ना मतलब मना करना। किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को आप मना कर देते हो, वो है ना। मैं आपसे पूछूं कि आप खाना खाओगे तो आप कहोगे ना। मैं ऐसा पूछूं कि आपने पानी पिया तो आप कहोगे ना। मैं ऐसा कहूँ आपने होमवर्क किया तो आप कहोगे ना। मैं ऐसा कहूँ आप कल होमवर्क करोगे तो आप कहोगे ना। यानी हर एक चीज में आप नेगेटिव हो, ना ही बोल रहे हो, तो वो है नज तत्पुरुष समास। ओके सर, समझ आ गया। आ गया समझ में? तो इसलिए इसके अंदर जो कारक का प्रयोग होगा वो होगा न। क्या होगा? नो इसके अंदर नज तत्पुरुष समाज के अंदर कारक का प्रयोग होगा न। कोई भी चीज होगी उसमें न आएगा। वो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये न कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। समास विग्रह करते समय न आएगा, और इनका समास विग्रह करते समय कर्म में को आएगा, करण में से द्वारा आएगा, अधिकरण में मैं पर आएगा, संप्रदान में के लिए आएगा, अपादान में से आएगा, संबंध में का के की, और नड में न। इतना अगर आपको याद रह गया तो तत्पुरुष समास के 7 प्रकार जो है वो आपको आ गए, समझो, एकदम क्लियर। अभी टाइम ओवर हो गया है, लेकिन ये जो 7 प्रकार है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, सातों के सातों को, 1 बाय 1। बड़ा इजी है, ध्यान दोगे तो, नहीं दोगे तो कठिन है। तो क्लास जो है वो अटेंड करना, और ये 7 प्रकार जो है वो अच्छे से समझ लेना। आज जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? आज जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, अपादान का मीनिंग क्या होता है? अपादान मतलब दूरी, तुलना, डर। दूरी यानी कि डिस्टेंस, तुलना यानी कंपैरिजन, डर आप जानते हो। ये याद रखने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? मैं याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं कि कर्म में कोई काम, क्रिया आएगी, कर्म आएगा, करण में कारण आएगा, अधिकरण में समय, स्थान, अवसर आएगा, संप्रदान में किसी के लिए कुछ करना जाएगा, याद रह जाएगा। हाँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अपादान है, तो इसमें दूरी, तुलना, डर। तो जब से इसमें भी आता है, से करण में भी आता है, तो करण में आपको पता होना चाहिए कि करण में साधन या माध्यम आता है, मतलब रीजन आता है, कारण आता है। लेकिन अपादान में तो दूरी, तुलना, डर आता है। तो से भले दोनों में आ रहा है, कारक जो है से वो भले दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों का कहने का रीजन जो है वो अलग है। एक का साधन या माध्यम है, एक का दूरी, तुलना, डर है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये अपादान है और ये करण है। इसलिए ये बताना जरूरी है। जैसे नाम वैसे उनके गुण है, और कारक तो आपको याद रखनी ही है। बाकी किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो डाउट। ठीक है, आज के दिन में जो पढ़ा और अभी से पहले, आज से पहले जो पढ़ा वो सब याद है सबको? यस सर, याद है। यस सर, क्लियर। ठीक, अगर नहीं याद है और अगर कोई डाउट है, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता, कोई डेफिनेशन याद नहीं रहती या समझ में नहीं आती, तो आप मुझे पूछ सकते हो, पूछ लेना। माइंड में क्लियर होना चाहिए। समास मतलब कि सीख गए, आ गया, बात खत्म। चाहे आपको रात को उठा के कोई पूछे ना, तो भी आपको समास आना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल कहीं से भी रख दे, आपको समास विग्रह करके समास का नाम बताना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज का टाइम ओवर हो गया। कल या जब भी हमारा लेक्चर है तब हम ये जो 7 प्रकार है तत्पुरुष के वो करेंगे। होमवर्क क्या है आपको मालूम ही है। यही चीजें जो है आपको फेयर बुक में अच्छे अक्षरों में, नीट एंड क्लीन, अलग अलग कलर पेन यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। बाय सर। बाय।